ध्यान से सुनना। देखो, पिछले चैप्टर में मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर बताया था, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ना। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में मैंने क्या बताया था आप लोगों को कि हम फूड को इनटेक क्यों करते हैं, है ना, भोजन क्यों लेते हैं, भोजन ग्रहण क्यों करते हैं ना, ये सारी चीजें मैंने बताई थी। आंसर इसका मिला था कि हमें एनर्जी चाहिए, यानी हमारी बॉडी हजारों या बिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है ना। हमारी बॉडी बिलियंस ऑफ सेलों से मिलकर बनी होती है। तो प्रत्येक सेल को सरवाइव करने के लिए या अलाइव या जीवित रहने के लिए उसको एनर्जी चाहिए। जैसे हम लोगों को सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए, पहले पैसा चाहिए ना, पैसे से ही सब कुछ होता है। तो हमारी बॉडी में प्रत्येक सेल को या एवरी सेल को कुछ भी करने के लिए, सरवाइव करने के लिए एनर्जी चाहिए। एनर्जी किस फॉर्म में होता है, आपने एटीपी का नाम सुना होगा, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी सुना होगा। तो मोटा मोटा मैंने बताया था कि फर्स्ट चैप्टर में हम फूड का इंटेक करेंगे। फूड का इंटेक जब करेंगे तो उससे हमें एनर्जी मिलेगी। एनर्जी कैसे मिलती है, हमने आपको बताया था कि जब भी हम कभी फूड खाते हैं, जब भी हम कभी फूड खाते हैं तो उससे हमें एनर्जी मिलती है। फूड को मैंने ब्रेक करके, फूड का डाइजेशन हुआ था किस रूप में, फूड का कंप्लीट डाइजेशन हुआ था स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड कंप्लीटली टूटा था ग्लूकोज में, एमिनो एसिड में, फैटी एसिड में, न्यूट्रिएंट्स में, ऐसे कई सारे माइक्रो मॉलिक्यूल में फूड ब्रेक होता है। तो यहां तक का प्रोसेस मैंने पिछले चैप्टर डाइजेशन में पढ़ाया था। उससे एनर्जी कैसी बनती है ये चीज मैंने नहीं बताई थी, है ना। अब इस चैप्टर में देखेंगे कि हमें एनर्जी मिलती कैसे है। फूड तो मैंने खा लिया, हमें ग्लूकोज मिल गया, फैटी एसिड मिल गया, लेकिन एनर्जी कहां मिला, एटीपी तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया। पूरी प्रोसेस हमने पढ़ ली डाइजेशन की, एब्जॉर्प्शन भी पढ़ लिया, उसके सारे ऑर्गन पढ़ लिए कि कौन कौन से ऑर्गन इसमें यूज होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ लिया। लेकिन पिछले चैप्टर में हमने कहीं एटीपी का नाम नहीं सुना कि कहीं पे एटीपी जैसा शब्द आया हो, है ना। तो अब आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो पहले देखो ब्रीथिंग होता क्या है। देखो, ब्रीथिंग, सिंपली ब्रीथिंग का मतलब होता क्या है। देखो ब्रीथिंग अभी ये बादल है, बादल वो मूवी वाला बादल नहीं, बॉबी देओल वाला बादल। ये आसमान है, इन्वायरमेंट है, यहाँ ये एयर है, इसमें स्काई है, ये स्काई डाइविंग। देखो, स्काई डाइविंग नहीं है, स्काई है। चलो, ये स्काई है, ये इन्वायरमेंट, ये हमारा हुआ एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, जैसे O2, CO2, N2, है ना। एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस पाई जाती हैं, लेकिन हम मेनली फोकस करेंगे O2 पे और CO2 पे। हमारी बॉडी किन चीजों से मिलके बनी होती है, सेल से मिलके बनी होती है। देखो, हमारी बॉडी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलके बनी होती है। अभी देखो, ये सारी हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं,
तो काम करें हम, ये सारी हमारी बॉडी की कोशिकाएं हैं, और कोशिकाओं के ग्रुप को क्या बोलते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बोले जाते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स को टिश्यू बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? तो ये टिश्यू हैं या सेल्स हैं। सेल्स के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, जिसमें एक माइटोकॉन्ड्रिया भी पाया जाता है। देखो, हम इन्वायरमेंट से, बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन को लेना, प्लस प्लस मतलब ऐड करना, ऑक्सीजन को लेते हैं कहां से? इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से अपनी बॉडी में ऑक्सीजन को लेते हैं, और अपनी हमारी बॉडी में सेल्स में मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, उन मेटाबॉलिक रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, CO2 बनता है। इस CO2 को बाहर निकालेंगे हम, इन्वायरमेंट से ऑक्सीजन को कैरी करेंगे, अपनी बॉडी में लेंगे, और हमारी बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल गैसेस बनती हैं उनको बाहर निकालेंगे। यही चीज कहलाता है रिस्पिरेशन, यानी कि बाहरी एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना और अपनी बॉडी से CO2 का बाहर छोड़ना, ब्रीथिंग कहलाता है ना? ब्रीथिंग में 2 स्टेप होते हैं। सबसे पहला, जब हम बाहर से किसी चीज को ले रहे हैं, बाहर से अंदर को ले रहे हैं ना, तो इन, यानी किसी चीज को हम इन कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे इनहेलेशन, इनहेलेशन, है ना? और CO2 को हम बॉडी से अंदर ले रहे हैं या बॉडी से बाहर निकाल रहे हैं, यानी एग्जिट कर रहे हैं ना, तो एग्जिट को बोलते हैं एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन। किसी भी चीज का बॉडी से बाहर निकालना, एक्सहेलेशन। एक्स का मतलब होता है एग्जिट, एक्स का मतलब होता है एग्जिट, और इन का मतलब होता है इनसाइड, इन साइड, अंदर, है ना? तो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का लेना इनहेलेशन कहलाएगा, और बॉडी से या सेल्स से या टिश्यू से CO2 का बाहर निकालना क्या कहलाएगा? एक्सहेलेशन। इन्हीं 2 प्रोसेस को हम मिलाकर बोलते हैं ब्रीथिंग। यानी कि ब्रीथिंग में 2 चीजें आती हैं, एक इनहेलेशन होता है जिसमें हम बाहरी गैस को अंदर लेते हैं, और दूसरा एक्सहेलेशन, एक्स मतलब एग्जिट, तो हम बाहर निकालेंगे, क्या बाहर निकालेंगे? CO2 को बाहर निकालेंगे, क्योंकि CO2 ही हमारी बॉडी में मेटाबॉलिक प्रोसेस के दौरान बनती है, तो CO2 को निकालना और ऑक्सीजन को लेना इनहेलेशन कहलाता है। अब माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि सर हमें एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी तो हमने फूड से मिल गई, तो फिर ऑक्सीजन का क्या काम है? ऑक्सीजन हम लेते क्यों हैं? क्या जरूरी है ऑक्सीजन का? देखो, अब पहला, why need of ब्रीथिंग। ब्रीथिंग की नीड क्यों है? जब हमें सारी की सारी एनर्जी फूड से ही मिल रही है, तो हम ब्रीथिंग क्यों कर रहे हैं? ब्रीथिंग में भी ऑक्सीजन को ले रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं, क्यों?
एनर्जी चाहिए। एनर्जी कैसे मिलेगी, आओ देखते हैं। हमारी बॉडी सेल्स से मिलकर बनी होती है। देखो ये सेल है हमारा, सेल को फिल करते हैं ना। ये सेल है। ये समझो सेल है हमारा। सेल में ये न्यूक्लियस, न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में ये एक ऑर्गन होता है, सेल है। सेल में हमारा न्यूक्लियस है। सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं, लेकिन हम मेनली यहां फोकस करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया पे। देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया है। देखो हमने लास्ट चैप्टर में आपसे बताया था कि हम फूड का इंटेक करते हैं, फूड का इंटेक करते हैं। फूड हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में किन किन फॉर्म में ब्रेक होता था। सबसे पहला देखो मैंने बताया था कि फूड का जब इंटेक करेंगे तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में ग्लूकोज में ब्रेक होगा, एमिनो एसिड बनाएगा, फैटी एसिड बनाएगा, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं हमें फूड से, और भी कई सारी चीजें हमें फूड से मिलती हैं। ये सारी चीजें मैंने देखा था कि फूड से हमें मिलती हैं, लेकिन सर आपने डाइजेशन एब्जॉर्प्शन पढ़ाने से पहले बताया था कि हम फूड को इसीलिए लेते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। इसमें तो हमें कहीं एनर्जी नहीं मिली। पूरा डाइजेशन हमने पढ़ लिया, लेकिन एटीपी का नाम मैंने कहीं नहीं लिया। अब एटीपी कैसे बनेगा, देखो मैंने ग्लूकोज को बनाया। ग्लूकोज स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेस्ट हुआ था ना। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये ब्लड के थ्रू हमारी बॉडी के एवरी सेल में जाएगा। हमारी बॉडी में जितने भी सेल्स हैं, बिलियंस ऑफ सेल्स हैं, सब में जाएगा। कैसे जाएगा, ब्लड के थ्रू जाएगा। अब ये ग्लूकोज पहुंच गया हमारी सेल में, सेल के साइटोप्लाज्म में। ग्लूकोज, ग्लूकोज। अब सेल में एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस क्या करेगा, इस ग्लूकोज को ब्रेक करेगा पाइरूबिक एसिड में, और ये पाइरूविक एसिड, ये पाइरूविक एसिड एंटर करेगा माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना। इस प्रोसेस को मैंने बोला था ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज से बनेगा पाइरूविक एसिड, इस प्रोसेस को मैं बोलूंगा ग्लाइकोलिसिस।
ग्लाइकोलिसिस, इस चीज को मैंने बोल दिया था ग्लाइकोलिसिस। ये पायरुविक एसिड कहां पे एंटर किया था? हमारे एटीपी में, मतलब सॉरी माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करेगा। अब माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करके बनाएगा क्या? आप सभी ने सुना होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है। अब इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन होगा, इस पायरुविक एसिड को ब्रेक करके बनाया जाएगा वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहां पर यूज किया जाएगा, है ना। अब ये सारी चीजें अभी वर्बली समझ लिया, अब आगे देखो होता है क्या। स्टॉप कर दो। देखो अब हमने ये जान लिया कि हमें रिस्पिरेशन करना क्यों है, रिस्पिरेशन क्यों हमारी बॉडी के लिए जरूरी है। क्योंकि हमें फाइनली एटीपी चाहिए, एनर्जी चाहिए, ग्लूकोज को ब्रेक करके हमें एनर्जी निकालना है। एटीपी बनेगा, NADPH2 बनेगा, है ना, ये सारी चीजें बनेंगी जिससे हमें एनर्जी मिलेगा। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है? हम ह्यूमंस हैं, क्या ह्यूमंस में ही रिस्पिरेशन होता है, या ह्यूमंस के हुई सरवाइव करने के लिए या जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, या ब्रीथिंग जैसे प्रोसेस सिर्फ ह्यूमन में होते हैं, है ना, ये जानना है। तो पहला क्वेश्चन आता है बेटा कि इज ब्रीथिंग occurs only in ह्यूमन बीइंग? क्या रिस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स में ही होता है? मैंने इसका जो आंसर दिया था नो। इसका आंसर मैंने आपको बताया था नो, नहीं, है ना। रिस्पिरेशन सिर्फ ह्यूमंस में नहीं होता है। रिस्पिरेशन बेटा ऐसे सभी ऑर्गेनिज्म जो लिविंग बीइंग होते हैं, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब सर लिविंग कौन कौन होते हैं, आइए देखो। रिस्पिरेशन सबसे पहले प्लांट में देखेंगे। प्लांट में रिस्पिरेशन होगा या नहीं होगा? मैंने बताया कि ऑल लिविंग बीइंग, ऑल लिविंग बीइंग। अब लिविंग बीइंग्स कौन कौन से होते हैं? कौन कौन होता है लिविंग बीइंग? प्लांट और एनिमल अभी तक हमने सुना है। क्या पृथ्वी पर ह्यूमंस और प्लांट ही लिविंग बीइंग हैं? कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते, नेकेड आई, नग्न आंखों से दिखाई नहीं देते। नग्न आंखों से दिखाई देने का मतलब चश्मा पहने तब दिखाई देंगे, है ना, यानी हमें दिखाई देता होगा, है ना। तो देखो ऑल लिविंग बीइंग, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी हमारे प्लेनेट अर्थ पर पाए जाते हैं जो दिखाई नहीं देते, बहुत छोटे छोटे होते हैं, इसीलिए उनको बोला गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत छोटे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको बोलते हैं। पहला प्लांट, फिर एनिमल, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। मैं अभी आपको एक बात बता रहा हूं कि इन प्लांट में रिस्पिरेशन कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे। रिस्पिरेशन इन प्लांट, रिस्पिरेशन इन प्लांट, प्लांट फिजियोलॉजी का चैप्टर आता है जिसमें हम प्लांट के बारे में सारी चीजें पढ़ेंगे। प्लांट में डाइजेशन कैसे होता है, एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, ये चीजें। उसी में एक चैप्टर आएगा रिस्पिरेशन, तो प्लांट में रिस्पिरेशन कैसे होता है हम उसमें जानेंगे।
माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कैसे रिस्पिरेशन होता है, ये एक चैप्टर आएगा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये चैप्टर आएगा 11th का, शायद सेकंड चैप्टर, 11th का सेकंड चैप्टर होता है जिसको हम बोलेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब इस चैप्टर में ह्यूमन फिजियोलॉजी में हम सिर्फ एनिमल के बारे में ध्यान देंगे। एनिमल्स में भी बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा, ऐसे सब बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ पढ़ेंगे ह्यूमंस के लिए। ह्यूमंस में बहुत सारे ग्रुप होंगे, बट हम यहाँ पर सिर्फ ह्यूमंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, है ना। तो अब देखो हम पढ़ते हैं रेस्पिरेशन या ब्रीथिंग इन ह्यूमन। हम इसमें पढ़ेंगे रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग, रिस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। इस चैप्टर में हम मेनली ह्यूमंस बीइंग में रिस्पिरेशन कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेस होती हैं, उस चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रिस्पिरेशन में जो जो ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं उनको क्या बोलेंगे, ऑर्गन है ही, रिस्पिरेशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं उनको बोलेंगे रिस्पिरेटरी ऑर्गन। रिस्पिरेटरी ऑर्गन, और रिस्पिरेशन में कोई अकेला एक ऑर्गन तो काम करता नहीं है कि हमारा सिर्फ लंग्स है, लंग्स ही वर्क करे, बाकी चीजें वर्क ना करे। तो इसमें कई सारे ऑर्गन लगते हैं, कई सारे ऑर्गन एक सीक्वेंस में वर्क करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब कई सारे लोग एक ही काम को एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में, एक मैनराइज तरीके से, एक ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टम, है ना। यानी कि किसी भी चीज का एक ऑर्गेनाइज रूप में वर्क करना क्या कहलाएगा, सिस्टम कहलाएगा ना। जब भी कोई वर्क हो रहा है, कई सारे लोग एक मैनर में कर रहे हैं, एक ऑर्डर में कर रहे हैं, एक सीक्वेंस में कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, सिस्टम। तो यहाँ पर रिस्पिरेशन में कई सारे ऑर्गन आते हैं, वो एक सिस्टम में वर्क करते हैं, इसलिए सारे ऑर्गन को मिला के बोलते हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन आते हैं, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या है। देखो सबसे पहला ह्यूमन 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 रेस्पिरेटरी सिस्टम, है ना। अब हम इस चीज में, इस चैप्टर में जानेंगे सबसे पहला ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है ना। आओ देखते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता क्या क्या है। बंद कर दो।